हेलो बच्चों, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास 11 फिज़िक्स का जो चैप्टर है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन आपको बताएंगे, इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी। यह अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती है और इसे बहुत सिंपल एक्सप्लेन किया जाएगा इस वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह की फिज़िक्स से रिलेटेड सभी वीडियो आपको मिल पाए। सबसे पहले हम कुछ टर्म्स को समझते हैं इसमें। इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होती है? डैट डज नॉट चेंज शेप, जो बॉडी अपनी शेप चेंज नहीं करती। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी। तो इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? व्हेन बोथ लीनियर एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिजिड बॉडी रिमेन कांस्टेंट विद टाइम। जब किसी रिजिड बॉडी के लीनियर और एंगुलर मोमेंटम में चेंज नहीं आता तो उसे हम इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी कहते हैं। लीनियर का मतलब आप जानते हो, जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट मूव करता है, और एंगुलर मोमेंटम जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर रोटेशनल मूव करता है। इस टॉपिक को आगे सोल्व करने से पहले हमें कुछ टर्म्स पता हों कि रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशन मोशन में क्या डिफरेंस है। जो ट्रांसलेशन मोशन होती है, जैसे अगर कोई एक पॉइंट है, ठीक है, और ये पॉइंट अगर ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट आगे की तरफ मूव करता है तो उसे हम लीनियर मोशन कहते हैं। अगर कोई पॉइंट, उसे हम बोलेंगे अगर वो मूव कर रहा है, अगर कोई पॉइंट मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है? बिल्कुल स्ट्रेट, तो उस मोशन को हम क्या कहते हैं? लीनियर। उसे हम लीनियर मोशन कहते हैं। अब यहीं पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है कुछ इस तरह से, रिजिड बॉडी, उसमें कई पॉइंट्स हैं, और जब इसके ऑल पॉइंट्स आगे की तरफ मूव करेंगे, पूरा जो बॉडी है जो एक से ज़्यादा पॉइंट से बनी हुई है, अगर वो जब मूव करती है स्ट्रेट पाथ में तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन मोशन। अगर ये बॉडी मूव करती है तो इसे बोलेंगे ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक। नेक्स्ट, अगर कोई पॉइंट सर्कुलर मूव करता है अराउंड द एक्सिस, जैसे मान लेते हैं एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट ऐसे अपने किसी एक एक्सिस के अराउंड ऐसे मूव कर रहे हैं, एक्सिस के अराउंड, अलोंग एक्सिस, अराउंड द एक्सिस मूव कर रहा है, तो हम इसे बोलते हैं सर्कुलर मोशन। उसे सर्कुलर मोशन कहा जाता है। और जब कोई ऑब्जेक्ट जिसमें कि कई पॉइंट्स से, जो कई पार्टिकल्स से बना हुआ है, और जब वह ऑब्जेक्ट मूव करता है एक्सिस के अराउंड, तो उसे बोलते हैं रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन। तो ये रोटेशनल मोशन हो गया। तो इस तरह से हमें ये क्लियर हो गया, जो हमारा इस डेरिवेशन में हमने माइंड में रखना है। एक तो ट्रांसलेशनल मोशन, जब कोई बॉडी स्टेट मूव करती है डिफरेंट पॉइंट्स वाली, तो ट्रांसलेशन मोशन। और अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है, किसी एक्सिस के अराउंड मूव कर रही है, एक्सिस के अराउंड, तो उसे बोलते हैं रोटेशनल मोशन। तो फर्स्ट कंडीशन हम इसकी लेंगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल मोशन तो पता चल गया, जब कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव करती है तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब उस बॉडी पर जो फोर्स लगाई जा रही है, अगर उस फोर्स का जो सम है वह जीरो हो। जैसे यहाँ पर एक बॉडी है और उस पर डिफरेंट फोर्स अप्लाई हो रही है। अगर उन सभी फोर्सेस का जो इस ऑब्जेक्ट पर हो रही है, मान लो ये F1 है, ये F2, ये F3 फोर्स और ये F4, अगर ये बैलेंस्ड फोर्स है, मतलब इनका जो सम है वह जीरो आ रहा है, चारों फोर्सेस को प्लस कर कर इनमें 4 फोर्सेस लग रही हैं, इनका सम अगर जीरो आ रहा है तो यह ऑब्जेक्ट किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। जितनी फोर्स इधर से उतनी फोर्स इधर से लगी, जितनी डाउनवर्ड से ऊपर की तरफ है उतनी ही
जितनी अपवर्ड है उतनी ही डाउनवर्ड फोर्स है, तो ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। तो स्ट्रेट लाइन में, तो इसको हम बोलेंगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। और इस केस में जो सिग्मा एफ है, यानी कि जो फोर्सेस का टोटल है, वो इसके इक्वल होता है 0 के। तो इसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रही है, एक्सटर्नल फोर्स क्या होगी, इक्वल 0। जहाँ आप कह सकते हैं जो टोटल ऑफ फोर्सेस क्या है वह क्या है, इक्वल 0। अब न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो वो हमें क्या बताता है, वो हमें बताता है कि जो एक्सटर्नल फोर्स होती है वो किसके इक्वल होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। जो एक्सटर्नल फोर्स है किसी भी बॉडी पर जो अप्लाई होती है वो इक्वल होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, यानी कि dp अपॉन dt। p का मतलब क्या होता है, मोमेंटम। तो यहाँ पर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हमें क्या बताता है कि जो नेट फोर्स होती है, टोटल फोर्स, वो इक्वल होती है 0, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे 0 होगी। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो यहाँ पे 0 की वैल्यू फिल करेंगे। अगर यहाँ पे 0 की वैल्यू फिल करते हैं तो 0 इक्वल टू हो गया dp अपॉन dt, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इससे हमें ये क्लियर होता है कि अगर dp अपॉन dt इक्वल 0 है तो मतलब चेंज इन मोमेंटम 0 है। जो मोमेंटम में चेंज हो रहा है वो क्या है, 0। क्योंकि बच्चों dp अपॉन dt का मतलब आप क्या लेते हो, dp अपॉन dt का मतलब क्या होगा कि dp मतलब चेंज इन मोमेंटम। दो मोमेंटम अगर लें टाइम के अकॉर्डिंग, कहने का मतलब p2 माइनस p1 अपॉन t, ये 0 तभी आएगा ना अगर ये दोनों इक्वल होंगे। यानी कि जो मोमेंटम है वो क्या हम मानेंगे इस केस में कांस्टेंट है। तो इस केस में जो p की वैल्यू होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट। यहाँ पर इक्वल 0 है, यानी कि p1 p2 माइनस p1 क्या होगा, सेम हो गए दोनों वैल्यू, यानी कि जो मोमेंटम है वह इसमें है कांस्टेंट। जो कि डिफाइन में भी था कि लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम जो होता है रिजिड बॉडी का रिमेन कांस्टेंट, तो लीनियर मोमेंटम की बात हो रही है वो कांस्टेंट है इसमें। अब जो एक्सटर्नल फोर्स का एक और फॉर्मूला होता है, हम इसे कुछ इस तरह से भी लिखते हैं कि मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, m मल्टीप्लाई a। अब आपको पता है अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका मास होगा, मास कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो अगर यहाँ पर मैं एक्सटर्नल फोर्स, तो चलो 0 ही हम लेट ले रहे हैं क्योंकि ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में यहाँ पे 0 फिल करता हूँ। अब मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन 0 तभी होगा ना इनमें, इन दोनों में से कोई चीज़ 0 है। मास कभी 0 नहीं होता, ये आप याद रखना, मास कैन नॉट बी 0। तो फिर क्या 0 होगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होगी, एक्सेलरेशन 0 होगा। अगर एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 है तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, जैसे एक्सेलरेशन का लिखूं तो आपको याद होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक, तो ये 0 तभी आएगा ना अगर ये इन दोनों की वैल्यू क्या हो, इक्वल हो, जब दोनों की वैल्यू 0 हो। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें दो केसेस हो सकते हैं, या तो जो v की वैल्यू है वो है 0, जहाँ हम कह सकते हैं v की वैल्यू है कांस्टेंट। दोबारा से बताता हूँ, एक्सेलरेशन 0 आई है क्योंकि मास को हम 0 ले नहीं सकते थे, मास को तो 0 नहीं माना जा सकता, एक्सेलरेशन 0 मानेंगे। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। अब दो केस में 0 आंसर आएगा, देखो या तो दोनों की वैल्यू ऐसी हो 3 माइनस 3 अपॉन टी, तो ये आ गया 0 अपॉन टी, जो भी टाइम होगा 0। या फिर v और u दोनों की वैल्यू 0 हो, यानी कि 0 मतलब ऑब्जेक्ट एट रेस्ट पोजीशन पर हो। या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पर होगा, जो उसकी जो वेलोसिटी है, स्पीड है, वह कांस्टेंट है। तो इसके बाद आपने क्या लिखना है,
इट मीन व्हेन अ बॉडी इज़ इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन हम कर रहे थे, इट विल बी आइदर एट रेस्ट, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है यानी कि उसकी v इक्वल टू 0 है, और इन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन मतलब कि वो कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ, सेम स्पीड के साथ चल रहा है, उसकी जो वेलोसिटी है वो कॉन्स्टेंट है, यूनिफॉर्म मोशन के साथ वो चल रहा है। तो अगर बॉडी रेस्ट पर है या बॉडी मोशन में है, अगर बॉडी रेस्ट में है तो ये एक तरह से स्टैटिक इक्विलिब्रियम हो गया। स्टैटिक इक्विलिब्रियम किसे बोलते हैं कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पर हो, और अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन है, तो उसे हम बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अगर स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात करें तो 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसलेशनल स्टैटिक इक्विलिब्रियम होते हैं। पहला जो केस है वो है स्टेबल इक्विलिब्रियम, व्हेन अ बॉडी ट्राइज टू रिगेन इट्स इक्विलिब्रियम। अगर एक बॉडी अपनी पोजीशन पर ही रहती है आफ्टर बीइंग स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज होने के बाद। कैसे? जैसे ये एक बोतल ली मैंने, अगर इसको हल्का सा मैं ऐसे मूव करता हूँ ना, तो ये वापस अपनी पोजीशन पर आ जाती है, अपनी इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन पर आ जाती है। तो इसको हम बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, व्हेन ए बॉडी गेट डिस्टर्ब्ड फर्दर आफ्टर बीइंग स्लाइटली डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज्ड। तो नेक्स्ट केस हमें ये बताता है कि व्हेन अ बॉडी गेट डिस्टर्ब, अगर बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है हल्का सा डिस्प्लेस करने पर, जैसे इसको हल्का सा, अगर हम इसको हल्का सा करेंगे तो वो डिस्प्लेस्ड हो जाए। अगर कोई ऐसा केस है कि हल्का सा मूव करने पर जो बॉडी है वह डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसे हम बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और थर्ड केस है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, व्हेन अ बॉडी कैन स्टे इन इक्विलिब्रियम। इसमें बॉडी जो होगी वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ही रहेगी इवन आफ्टर बीइंग स्लाइटली डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज्ड। अब तीनों केस में क्या फ़र्क था? स्टेबल में क्या था, व्हेन ए बॉडी, इसमें बॉडी ट्राई करती है थोड़ा सा मूव होने के बाद अपनी फाइनल पोजीशन में रहने की। इसमें था व्हेन बॉडी गेट डिस्टर्ब, इसमें बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है जब उस स्लाइटली डिस्प्लेस्ड होती है। और इसमें है व्हेन ए बॉडी कैन स्टे, बॉडी जो होगी अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर ही रहेगी। थर्ड केस के कहने का मतलब है कि बॉडी हल्का सा डिस्प्लेस होकर, जैसे मान लो यहाँ पर कोई बॉल है, ठीक है, तो वो हल्का सा डिस्प्लेस होकर उसी पोजीशन पर आ जाती है जिस प्रकार वो पहले दिख रही थी वैसे ही दिखाई देती है, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर वह आ जाती है। नेक्स्ट कंडीशन हम करते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के बाद रोटेशनल इक्विलिब्रियम की। रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट रोटेट करता है उसका क्या केस होता है, इसमें जो टॉर्क होता है, जो टॉर्क का टोटल होगा वो इक्वल टू 0 होगा, जो नेट टॉर्क होगा वो क्या होगा, 0। जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं, एक ये सीसा है, ठीक है, ये एक सीसा मान लेते हैं और यह इसका एक सेंटर पॉइंट हो गया, ठीक। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर एक फोर्स, यहाँ पर एक फोर्स लग रही है और एक फोर्स यहाँ पे लग रही है। यहाँ पर एक बच्चा बैठा है और एक बच्चा मान लेते हैं यहाँ पर बैठा है, और इनका जो डिस्टेंस है इधर से L1 और ये डिस्टेंस L2 हो गया। अब ये डाउनवर्ड जितनी इसका टॉर्क बन रहा है, टॉर्क 1 मान लेते हैं, इधर भी जो डाउनवर्ड टॉर्क, इससे टॉर्क 2 मान लेते हैं। तो ये इसे कुछ इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। अगर ये वेट इसको फोर्स लगा रहा है कि ये किस तरह से मूव करे इस पॉइंट पर, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्लॉकवाइज, और ये एंटी क्लॉकवाइज, और दोनों एक तरह से ऑपोजिट फोर्स है दोनों की। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग एक को हमने नेगेटिव और एक को आप पॉजिटिव मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम एंटी क्लॉकवाइज को हम अगर पॉजिटिव मान लेते हैं तो आप फिर क्लॉकवाइज को नेगेटिव मान लीजिए, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है टॉर्क। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम की बात हुई है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम, जहाँ पर टोटल टॉर्क फिर क्या होगा, यहाँ पर 0 होगा, टोटल टॉर्क की वैल्यू 0 होगी क्योंकि दोनों इक्वल फोर्स अप्लाई हो रही है। अगर दोनों को प्लस करते हैं तो ये टॉर्क 1 और ये टॉर्क 2, ठीक है, और
अगर इनको प्लस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। रीज़न क्या है, जितना मान लो इसकी वैल्यू 10 है तो इसकी भी 10 होगी, ठीक है। इसको प्लस 10 माना तो इसको माइनस 10 मानेंगे न्यूटन, तो दोनों को अगर प्लस करेंगे तो क्या होगा, 10 में से 10 लेस होके 0 आएगा हमारा। तो जो एक्सटर्नल टॉर्क होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, जो टॉर्क की वैल्यू होती है एक्सटर्नल, वो होती है इक्वल 0। और टॉर्क को कुछ जैसे फोर्स का होता था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसमें भी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम को कैसे लिखते हैं, dl/dt। तो यहाँ पर अब टॉर्क की वैल्यू जो है, जो टॉर्क की वैल्यू 0 फिल करेंगे तो ये जो 0 इक्वल dl/dt। तो देखें तो ये सेम इसी की तरह चल रहा है। यहाँ पर फोर्स इक्वल टू 0 लिखा था, यहाँ पर टॉर्क इक्वल टू 0। फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स का फार्मूला क्या पुट किया था, dp/dt। फिर यहाँ पे 0 वैल्यू फिल की थी फोर्स की, ये dl/dt, क्योंकि ये एंगुलर मोमेंटम की बात हो रही है तो यहाँ पे 0 फिल कर दिया। तो dp/dt जब 0 था तो p को कांस्टेंट माना था, ठीक। तो सेम वही अब यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम होगा यानी कि जो l होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट, ठीक। और वैसे ही फोर्स का फार्मूला क्या होता है, मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। इसी तरह से एंगुलर मोमेंटम का होगा, टॉर्क का फार्मूला यहाँ पर बनेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा। अल्फा मीन एंगुलर एक्सेलरेशन, ए सी होता है लीनियर एक्सेलरेशन, सिंपल एक्सेलरेशन भी बोल देते हैं, अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन। और यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये 0 नहीं हो सकता, ठीक, क्योंकि जो अभी हमने ई एक्स टी, जो एक्सटर्नल टॉर्क किसके इक्वल है 0, तो पहले यहाँ पे 0 लिख दें, इसकी वैल्यू यहाँ पे फिल कर दे 0। तो ये हो गया आई मल्टीप्लाई अल्फा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो 0 हो नहीं सकता, ठीक है, तो कौन 0 होगा, अल्फा 0 होगा, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल 0। तो अगर एंगुलर एक्सेलरेशन 0 है तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में आप लिख सकते हो पार्शियल इक्विलिब्रियम का केस बनता है। इट मे बी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एंड नॉट रोटेशनल इक्विलिब्रियम। हो सकता है कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो हो लेकिन रोटेशनल इक्विलिब्रियम ना हो, और वाइस वर्सा, या फिर उल्टा मतलब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नहीं होगा तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम हो सकता है। तो दो कंडीशन इसमें बन जाएंगी, तभी इसे पार्शियल इक्विलिब्रियम कहा है। अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न होगी तो इसको मैं क्लियर करता हूँ इस टॉपिक को, कैसे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हो सकता है रोटेशनल नहीं, या फिर इसका उल्टा। तो इसके लिए दो केस एग्जांपल लेनी पड़ेगी हमें। जैसे यहाँ पर ये भी दोनों तरफ डाउनवर्ड फोर्स है, अगर तो इसको हम लीनियर फोर्स लेकर चलें तो दोनों नीचे की तरफ है, तो जो फोर्स होगी सम होगा फोर्स का, या कह लो वो क्या होगा, एफ का F1 जैकुल एफ प्लस एफ। अगर बोथ साइड इक्वल है, अगर बोथ साइड इक्वल है, या 1 नहीं डालेंगे तो ये आ जाएगा 2F आ रहा है। लेकिन अब देखो ये भी फोर्स है ये भी फोर्स है, ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में या डाउनवर्ड, तो F प्लस एफ 2F। लेकिन जब टॉर्क की बात होती है, तो टॉर्क हम कैसे निकालते हैं, टॉर्क हम निकालेंगे जो नीचे की तरफ जो फोर्स होती है उसे हम लेते हैं, मतलब जो एंटी क्लॉकवाइज का हिसाब होता है। आपको पता है जब घड़ी की सुई ऐसे तो घूमती नहीं ना, ऐसे घूमती है। अगर ऐसे चीज़ मूव करे, डायरेक्शन में कोई चीज़ मूव कर रही है तो उसे हम क्लॉकवाइज बोलते हैं, उल्टा एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर ये वाली फोर्स जो ऐसे घुमा रही है ये एंटी क्लॉकवाइज, और जो ऐसे घुमा रही है वो क्लॉकवाइज। अगर हम किसी एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव मानना हो तो चलो हम एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लिया और क्लॉकवाइज को नेगेटिव। तो टॉर्क की वैल्यू कैसे आएगी, इसको ये मान लो 1 पार्ट है तो ये टॉर्क, उधर वाला उल्टा है तो नेगेटिव लेंगे, माइनस टॉर्क, तो ये इक्वल टू आ गया 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कंडीशन, अगर तो सम ऑफ टॉर्क 0 आ जाता है तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम होता है, लेकिन सम ऑफ फोर्स 0 नहीं आया तो ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है। रोटेशनल इक्विलिब्रियम तो ये है लेकिन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है इस केस में।
नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पर फोर्स देखें तो यहाँ पर एक फोर्स डाउनवर्ड और एक अपवर्ड है। अब जब यहाँ पर सिग्मा हम एफ करेंगे तो ये पॉजिटिव फोर्स और बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन वाली क्या होती है, नेगेटिव फोर्स। तो आंसर इसका आ गया 0। यहाँ पर क्यों नहीं नेगेटिव लिया, कि दोनों सेम डायरेक्शन में थी फोर्स, तो दोनों में प्लस लिया। टॉर्क में होता है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का हिसाब। अब बात करते हैं टॉर्क की। टॉर्क में देखें ये ऐसे घूम रहा है ना, इसको नीचे की तरफ फोर्स लग रही है, इसको ऊपर की तरफ, तो ये दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज है। तो दोनों का प्लस सिंबल, अगर दोनों का प्लस सिंबल होता है तो टॉर्क प्लस टॉर्क, टू टॉर्क, तो सम ऑफ टॉर्क 0 नहीं आया। तो इस केस में हम देखते हैं कि अगर टॉर्क का सम 0 आता तो हम उसे बोलते रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है, लेकिन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है। तो इस तरह से पार्शियल इक्विलिब्रियम हमें बताता है दोनों में से एक चीज़ हो सकती है, दूसरी चीज़ नहीं। जैसे मान लो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है, रोटेशनल नहीं है, या फिर रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है, जिसकी 2 एग्जांपल आपको बताई हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।